हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज एक नया टॉपिक चैप्टर फर्स्ट से ही मौर्यन डायनेस्टी। अब तक हमने महाजनपद पढ़ा, अब महाजनपद के बारे में बाद में हम मौर्यन डायनेस्टी पे आते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से ये डायनेस्टी स्टेबलाइज हुई। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम डिटेल में पढ़े। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने इसमें आपके लिए कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस भी दिए हैं ताकि आपका टेस्ट हो सके। तो आप जब ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आप उसके आंसर भी दे सकोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दें। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। अब है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का जैसे कि हम बात करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? मौर्यन डायनेस्टी का यहाँ पर फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्टार्ट कब से कब तक हुई? ये कब से कब तक चली? ये चली है 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक, लगभग इस टाइम तक ये डायनेस्टी चली है। उसके बाद में ये डायनेस्टी चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम वही चीज़ स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं हम मगध। देखो, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया, लास्ट टॉपिक पे बताया था, इससे पहले हम महाजनपद पढ़े थे उसके अंदर कि 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16। उस 16 में से फिर कितने महाजनपद बचे? 4 महाजनपद बचे थे मेन मेन। फिर उनमें से भी सबसे स्ट्रांगली जो बन करके जो आया था वो कौन सा था? मगध। मगध सबसे स्ट्रांगली किंगडम बन करके निकला। फिर मगध एक एम्पायर के रूप में कब मतलब एक सक्सेसफुल एम्पायर बना? एक किंगडम से एक एम्पायर कब बना? मगध यहाँ पर हरियंग डायनेस्टी के टाइम पर मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर बना। अब है मगध। मगध का जब हरियंग डायनेस्टी चलने लगी तो फिर मगध एम्पायर बनता बनता पूरा नॉर्थ इंडिया तक पूरा इसका कंट्रोल हो चुका था। नॉर्थ इंडिया के अंदर इसने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। अब देखो, यहाँ पर एक बात जरूर हमारे दिमाग में जहन में आती है कि ऐसा क्या रीज़न रहा है कि मगध ही सक्सेस क्यों हुआ और कोई सक्सेस क्यों नहीं हुए, जबकि 16 महाजनपद थे। तो मगध के सक्सेस होने के क्या रीजन है? तो ये चीज़ हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर ये मगध मगध को जैसे आप देख सकते हो कि ये रहा मगध। मगध यहाँ पे है। तो अब इसके रीजंस क्या हैं सक्सेस होने के, वो हम स्टडी करते हैं। कि इसके रीजंस ये हैं कि एक तो जोग्राफिकल कंडीशन अगर हम देखें ना मगध की, तो यहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या है कि आयरन। आयरन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता था। अब आयरन ज़्यादा होगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर क्या होगा? आयरन ज़्यादा होगा तो वेपन्स भी ज़्यादा तैयार होंगे, इम्प्लीमेंट्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब हथियार वगैरह भी ज़्यादा तैयार होंगे। तो ये सारे के सारे जब वेपन्स इम्प्लीमेंट्स ये ज़्यादा होंगे तो फिर वॉर वगैरह में भी ज़्यादा काम में आएगी, पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए एक तो ये कारण बना। फिर दूसरा रीजन क्या था यहाँ पर कि मगध का? फिर दूसरा रीजन था एक गंगेटिक प्लेन। ये अगर हम एरिया देखें तो यहाँ से ये गंगेटिक प्लेन भी था। तो गंगेटिक प्लेन यहाँ पर चलता था। और एलुवियम सॉइल, यानी यहाँ पर एलुवियम सॉइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कि जिसके कारण क्या होता था कि गंगेटिक प्लेन एलुवियम सॉइल है तो फर्टाइल सॉइल ज़्यादा होगी, और फर्टाइल सॉइल होगी तो क्या होगा? फूड भी सरप्लस होंगे, यानी खाने पीने की कोई कमी भी किसी भी तरीके की नहीं होगी, जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस भी फिर यही होगा। और तीसरा जो यहाँ पर मेन रीज़न रहा है इसका कि यहाँ पर एलिफेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, जो कि आर्मी में काम में आते थे। यानी एलिफेंट भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते थे इनके जंगलों में। तो इसलिए ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहा मगध, इसलिए मगध सक्सेसफुल रीजन बना। इसके सक्सेस होने के कारण भी मोस्टली यही रहा है। आगे देखते हैं हम कौन कौन सी डायनेस्टी। देखो, कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर आई है। अगर हम बात करेंगे तो हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी सबसे पहले हमने कौन सी डायनेस्टी माना है यहाँ पर? हरियंक डायनेस्टी। बिम्बिसार। बिम्बिसार ने सबसे पहले मगध को एक एम्पायर के रूप में बनाया। वो कब? 684 बीसी से लेकर के 413 बीसी तक यहाँ पर ये चला। फिर उसके बाद में हरियंग डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई? नंद डायनेस्टी। जैसे कि हम नंद डायनेस्टी पढ़ते हैं। नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है?
पद्मानंद, महापद्मानंद नंद डायनेस्टी के फाउंडर है और 345 बीसी से लेकर 321 बीसी तक, यहाँ तक ये भी डायनेस्टी चली। और यहाँ पे जो लास्ट रूलर की बात होती है कि नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको हरा करके ही यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। मौर्यन डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया जाता है किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्टेबलाइज कर दिया जाता है 322 बीसी को। तो इस तरह से ये फिर मौर्यन डायनेस्टी भी चलती रही। इसके बाद में फिर धीमी धीमी शुंग डायनेस्टी आती है। शुंग डायनेस्टी में भी क्या होता है, जो लास्ट रूलर होता है मौर्यन डायनेस्टी का बृहदत्त, उसको मार करके कौन? पुष्यमित्र। वो कौन होता है? वो भी एक सेनापति, यानी पुष्यमित्र किसका सेनापति था? मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर बृहदत्त का सेनापति था। तो इसने क्या करा था? बृहदत्त को मार करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, शुंग डायनेस्टी को स्टेबलाइज करा। फिर उसके बाद में कण्व डायनेस्टी, फिर सातवाहन डायनेस्टी, फिर कुषाण डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चालुक्य, पल्लवा, फिर चालुक्य, वेंगी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ये सारी की सारी डायनेस्टी फिर इस तरह से आती है। और मैंने यहाँ पर सबके नेम भी दे रखे, कौन कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन कौन है। यहाँ पर आपको जो मोस्टली याद रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे 10th में से क्या सिलेबस भी काफ़ी कम कर दिया गया है, तो हम अभी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ पढ़े। तो आपको दो डायनेस्टी सबसे मोस्टली ध्यान रखनी है। एक तो है मौर्यन डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक की चली। फिर उसके बाद में गुप्ता डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त यहाँ से ये कब से कब तक चली? 320 एडी से लेकर के 600 एडी तक ये डायनेस्टी चली। तो यहाँ पर इस डायनेस्टी का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम कि अब देखो यहाँ पर मैप में जैसे आपको बताया गया है कि कैसे मौर्यन डायनेस्टी किस तरह से फैली और कितना बड़ा एम्पायर मौर्यन डायनेस्टी ने बनाया। कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ सेंचुरी में क्या बना? ये 5th सेंचुरी में मगध एम्पायर था, इतना सा मगध किंगडम थी। फिर ये मगध किंगडम धीमे धीमे एम्पायर भी बनता गया, और एम्पायर जब बनी तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? नंद डायनेस्टी, नंद एम्पायर है। नंद एम्पायर में भी यहाँ पर 320 बीसी में क्या करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको और एक्सटेंड करा, मतलब और बढ़ा दिया। फिर 305 में सेल्यूकस निकेटर को हरा करके इसने क्या करा? ये जो एरिया ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान का इतना ईरान तक, वहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया ले गया। फिर आगे यहाँ पर बिंदुसार ने क्या करा? अब ये जो एरिया बच गया था ना, बिंदुसार ने क्या करा? चंद्रगुप्त ने तो काफ़ी बड़ा एम्पायर कर लिया, लेकिन साउथ का रीजन रह गए थे, जो डक्कन वाला जो रीजन था ना, ये वाला रीजन, यह भी खाली था, ये तो रह गया था। तो इस एरिया को कंप्लीटली किसने करा? यहाँ पर साउथ रीजन्स को बिंबिसार ने जीता और इसको कंप्लीटली कर दिया। फिर अशोक ने क्या करा? अशोक ने इसको और बढ़ाया, और अशोक ने बढ़ा करके जो कलिंग बच गया था ना, ये वाला हिस्सा कलिंग का, इसको भी जीत लिया। किसने? अशोक ने। और अशोक ने जीत करके पूरा का पूरा एम्पायर इतना बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ये मौर्यन, इन तीनों रूलर के टाइम पर क्या हुआ? मौर्यन डायनेस्टी एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी बन करके आई। तो ये हुआ। अब देखते हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी अराउंड 326 बीसी। धनानंद, धनानंद कौन था? लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का। धनानंद कौन था? लास्ट रूलर नंद डायनेस्टी का, जो कि मगध पर रूल कर रहा था। अब धनानंद एक कैसा रूलर था? धनानंद बिल्कुल ही डिस्पोटिक रूलर था, मतलब एक अत्याचारी रूलर था, जिसे हम कह सकते हैं क्रूर टाइप का रूलर था। फिर पीपुल वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज एंड एक्सेसिव बर्डन ऑफ टैक्सेस। अब पब्लिक यहाँ पर क्या थी? जो जितने भी पीपल्स थे वो सारे के सारे परेशान हो चुके थे। इसकी प्रजा, इसकी पब्लिक थी, वो परेशान हो चुकी थी दो चीज़ों से। एक तो इसके अत्याचारों से, फिर दूसरी चीज़ क्या थी? इसने जो एक्स्ट्रा बर्डन लगा रखा था टैक्सों का, जितने भी टैक्स थे उन टैक्स बहुत ज़्यादा इसने लगा रखे थे। वो सारे टैक्सेस इस काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे लोगों के लिए। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर फिर क्या हुआ कि भाई क्या
रीजन रहा है कि धनानंद को हराकर मौर्यन डायनेस्टी का आना। तो यही तो रीजन था कि इधर से नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ, अलेक्जेंडर का इन्वेंशन चल रहा था, व्यास नदी तक आ चुका था वो। तो जब व्यास नदी तक इधर तक आ चुका था पंजाब के इधर, तो अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हो रहा था। यहाँ पर धनानंद भी कुछ नहीं कर रहा था उसमें भी। तो काफ़ी डर रहे थे लोग कि इधर अलेक्जेंडर आ जाएगा फिर और दूसरे के एरिया में चले जाएंगे। तो फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, कौटिल्य। कौटिल्य के जो कौटिल्य था वो कौन था, धनानंद के कोर्ट के अंदर एक मिनिस्टर था, यानी मिनिस्टर था वो, मिनिस्टर मिनिस्टर था। अब ये मिनिस्टर था धनानंद के कोर्ट के अंदर, कौन, कौटिल्य। कौटिल्य धनानंद के कोर्ट के अंदर एक मिनिस्टर था। लेकिन इसकी क्या कर दी जाती है, इंसल्ट कर दी जाती है, और इंसल्ट करके इसको भगा देते। तो ये अपना बदला लेने के लिए क्या करता है, अपने एक स्टूडेंट को तैयार करता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को तैयार करता है और चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए, किसका, मगध का राजा बनाने के लिए पूरी उसकी हेल्प करता है। और उसे आर्मी बनाने के लिए ये क्या करता है, ट्रेन करता है कि तुम जाओ और जंगल के अंदर जो आदिवासी जो लोग हैं उनको अपने साथ में मिलाओ और मिला करके एक आर्मी बनाओ। और उसमें पॉलिटिकल पूरी हेल्प कौन करता था, यहाँ पर कौटिल्य करता था। तो कौटिल्य की हेल्प से क्या करा गया कि धनानंद को भी हरा दिया गया। और धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, एक नई डायनेस्टी बनाई, न्यू डायनेस्टी, जिसे किस नाम से जाना गया, मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जाना गया, मौर्य डायनेस्टी कहा गया जिसे। अब देखो मौर्यन डायनेस्टी के मेन रूलर कौन कौन है। मौर्यन डायनेस्टी के तीन मेन रूलर है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये तीन मेन रूलर है, और भी बहुत सारे रूलर हुए हैं लेकिन इन ये तीन ही मेन है। इसके बाद में फिर क्या होने लगा, मौर्य एम्पायर बढ़ा नहीं बल्कि इंक्रीज होने के बजाय डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद में तो डिक्लाइन पर चला गया मौर्यन एम्पायर। और नेक्स्ट अशोक के 50 ईयर्स तक, यानी नेक्स्ट अशोक के बाद नेक्स्ट 50 ईयर्स में क्या होने लग गया, पूरा मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था कम्प्लीटली। तो यही कारण रहा है कि ये तीन रूलर ही मेन रहे हैं। अब इन तीनों रूलर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, एक एक कर करके देखते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड रहा है वो 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक रहा है। तो ये अब यहाँ पर जब इसका इतना पीरियड रहा तो इस पीरियड में इसने क्या करा, एक तो सबसे बड़ी बात इसकी क्या रही कि ये 25 की एज में ही, यानी बहुत कम एज के अंदर ही एक यंगेस्ट क्या बन गया, रूलर बन गया, काफ़ी अच्छा रूलर बना, वो भी मगध एम्पायर का 25 की एज में। और किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त धनानंद को हरा देता है, और धनानंद को हरा करके 25 की एज में ही क्या करता है, मगध का रूलर बन जाता है। और फिर ये पहला ऐसा इंडियन रूलर था जिसने अपनी विक्ट्री से पूरा इंडिया जीत लिया और ऑल इंडिया, पूरे इंडिया को अपना क्या बनाया, एम्पायर बनाने वाला ये पहला रूलर था इंडिया के अंदर। फिर इन 305 बीसी के अंदर क्या हुआ, ही डिफीटेड द ग्रीक रूलर, ही डिफीटेड ग्रीक रूलर। अब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद में जो उसका मेन जनरल कमांडर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, इसने क्या करा कि इस बंदे ने सोचा कि जो अलेक्जेंडर से यानी सिकंदर करना चाहता था उस चीज को मैं करूं, यानी मैं अब इस एम्पायर को और आगे बढ़ाऊं। तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर वॉर करता है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से वॉर करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य से 305 में एक वॉर होती है और उसके अंदर ये हार भी जाता है। फिर दोनों के बीच में उसी 305 में एक ट्रेटी साइन होती है। अब उस ट्रेटी के अंदर साइन होने पर कुछ शर्तें होती है। अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं वो हम देखते हैं। ल्यूकस निकेटर हार जाता है और हारने के बाद में क्या करता है, ट्रेटी करता है चंद्रगुप्त के साथ में। देखो यहाँ पर जैसे सेल्यूकस हार जाता है चंद्रगुप्त से, तो फिर कौन कौन सी ट्रेटी इन दोनों के बीच में होती है। यहाँ पर ये कहता है
कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। तुम मुझे हाथी दोगे वॉर के लिए, एलिफेंट्स दोगे, और और इस दोस्ती को मैं और गहरी करने के लिए क्या करना होगा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी भी करनी पड़ेगी। मतलब सीधे सीधे ये इसको क्या बनाना चाहता था, अपना जमाई बनाना चाहता था भाई। जमाई बना लिया इसने, और हम इंडियन भी कहाँ तक पहुंच गए, ग्रीक ग्रीक तक पहुंच गए, यानी ग्रीक के जमाई भी बन गए हम इंडियन लोग। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर दूसरी चीज हम देख रहे हैं चाणक्य। चाणक्य, ये है चाणक्य किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर भी है एक तरीके से। और दूसरी बात करेंगे, टीचर के साथ साथ में ये कौन है, एक तो टीचर है, टीचर के साथ साथ में ये पीएम भी है, दोनों ही है यहाँ। तो पीएम भी था। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब जैसे ही सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो क्या करता है, अपना दामाद बना लेता है। और दामाद बनाने के बाद में वो कुछ चीज़ें चंद्रगुप्त से मांगता है, जो चीज़ें चंद्रगुप्त भी उसको दे देता है, क्योंकि ससुर है, ससुर को तो देनी पड़ेगी कुछ मांग लिया तो। चलो यहाँ पर तो लेकिन उल्टा हुआ, ससुर और के ससुर जमाई को देता है, लेकिन यहाँ पर जमाई ससुर को दे रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा, 500 एलिफेंट लिए, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और बदले में कौन कौन सी चीज दी, हाँ बदले में कुछ चीजें दिए, वो है अफगानिस्तान दिया, बलूचिस्तान दिया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ में एक चीज और दे दी, वो क्या दे दी, अपनी बेटी दे दी। और अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना, हेलेना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से, सेल्यूकस निकेटर ने। और एक काम और करा उसने, क्या करा कि चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर अपना एक एम्बेसडर भेजा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, है ना। तो यहाँ पर मेगस्थनीज नाम के एम्बेसडर को कहाँ पर भेज दिया, चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी, कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा कौन सा एम्बेसडर चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मेगस्थनीज, है ना, वो वाज द एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट। के चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर एम्बेसडर कौन था, ग्रीक एम्बेसडर, तो यहाँ पर आपको बताना है मेगस्थनीज। आगे देखते हैं हम, ही टुक इनिटेशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इसने काफी बड़ा एम्पायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद में इसने क्या करा, अपने लास्ट के दिनों में भद्रबाहु से जैन रिलीजन की दीक्षा ले ली। और जैन रिलीजन की दीक्षा लेकर के क्या करा, यहाँ पर एक जगह है श्रवण श्रवण बेला गोला, है ना, श्रवण बेल गोला। यहाँ पर श्रवण बेल गोला में यहाँ पर चला गया। और यहाँ ये जगह कहाँ पर, मैसूर, यानी अगर प्रेजेंट के टाइम पे देखे तो कर्नाटक, है ना। तो श्रवण बेल गोला में जाकर के वहाँ पर फास्ट करने लगा। और फास्ट करते करते ही 298 के अंदर इसने अपना शरीर भी त्याग दिया, मतलब इसकी डेथ हो गई। आगे देखते हैं बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन, बिंदुसार। बिंदुसार क्या करता है, चंद्रगुप्त के बाद में राजा, वाह, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार ही राजा बनता है। अब इसको देखो, इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इसके जो एक मेन चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा वो क्या है, इसके नेम याद रखना। ग्रीक ऑथर के द्वारा इसका क्या नेम था, मित्रोचेटस, है ना, मित्रोचेटस इसको कहा जाता था। ग्रीक ऑथर के द्वारा किस नाम से जाना जाता है इसको, मित्रोचेटस के नाम से। और वायुपुराण में किस नाम से जाना जाता है, वायुपुराण में इसको भद्रसेन, भद्रसेन, भद्रसार सरा, है ना। यहाँ वायुपुराण में इसको भद्रसार के नाम से जाना गया। और जैन टेक्स्ट के अंदर इसको किस नाम से जाना गया, सिंगसेन के नाम से जाना गया। तो ये ध्यान रखना, ये 3 नाम से इसको जाना गया है। ग्रीक ऑथर के द्वारा अमित्रोचटस, वायुपुराण के द्वारा भद्रसार, और जैन टेक्स्ट के अनुसार इसको किस नाम से, सिंगसेन के नाम से जाना गया। इसने एक काम करा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो साउथ रीजन है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, वो
काफ़ी बड़ा एक्सटेंड एम्पायर कर लिया था अपना, लेकिन जो साउथ रीजन है ना, साउथ इंडियन रीजन्स को जीता नहीं था। और साउथ इंडियन रीजन्स को मिलाने वाला कौन था, यानी डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया था, डेक्कन प्लेट्यू एरिया को किसने मिलाया, इसने ही, बिंदुसार ने मिलाया, और काफ़ी बड़ा एम्पायर इसने भी करा। बिंदुसार अकॉर्डिंग दिव्य बदन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो तक्षशिला में 2 रिवोल्ट हुए। पहले रिवोल्ट के अंदर इसने क्या करा, अशोक को भेजा। दूसरे रिवोल्ट में क्या करा, अशोक का जो बड़ा भाई था सुशीम, उसको भेजा। नहीं तक इसके टाइम पर 2 रिवोल्ट हुए तक्षशिला में। फर्स्ट में किससे भेजा गया, अशोक को। सेकंड में अशोक के बड़े भाई सुशीम को भेजा गया। ध्यान रखना, अशोक का बड़ा भाई सुशीम को भेजा गया था। अब इसके टाइम पर कौन कौन से एम्बेसडर थे, ये भी हम देखते हैं। देखो, एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस फर्स्ट कौन है, ये सेल्यूकस निकेटर, जिसका हमने पढ़ा था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का बेटा है ये, सन है ना, सन। किसका सन है, सेल्यूकस निकेटर का सन है एंटियोकस फर्स्ट। उसने क्या करा, यहाँ पर अब एम्बेसडर के, कौन से एम्बेसडर को भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने तो मेगास्थनीज को भेजा था। अब इसने क्या करा, इसने डायमेकस नाम के एम्बेसडर को भेज दिया बिंदुसार के कोर्ट में। और इजिप्टियन किंग, एक इजिप्टियन किंग था, इजिप्टियन किंग ने किस, फिलाडेल्फस है ना, फिलाडेल्फस नाम का जो इजिप्टियन किंग था, उसने डायनेसिस, डायनेसिस नाम के एम्बेसडर को किसके कोर्ट में भेजा, बिंदुसार के कोर्ट में भेज दिया। ये ध्यान रखना, 2 एम्बेसडर थे। ग्रीक एम्बेसडर कौन था, डायमेकस, और इजिप्टियन एम्बेसडर कौन था, डायनेसिस। ये ध्यान रखना। अब अशोक के बारे में, 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक किसका पीरियड चला, अशोक का टाइम चला। अब अशोक की एक बात है कि अशोक, बिंदुसार नहीं चाहता था कि उसके बाद में अशोक राजा बने, यानी किंग कौन बने, अशोक। वो नहीं चाहता था कि अशोक बने, बिंदुसार चाहता था कि उसका बेटा बेटा सुशीम ही क्या बने, रूलर बने मौर्य एम्पायर का। लेकिन वो एबल भी नहीं था, और जितने भी मिनिस्टर वगैरह थे बिंदुसार के, और जो भी पब्लिक थी, सभी चाहती थी कि अशोक बने, क्योंकि अशोक एबल था। तो काफ़ी टाइम तक ये चलता भी रहा, लेकिन अंत में अशोक क्या करता है कि अपने फादर की मर्जी के खिलाफ वो क्या बन जाता है, रूलर बन जाता है मौर्यन एम्पायर का। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ देवनम प्रिय। देखो, इसको टाइटल दिया गया है देवनम प्रिय या देवनम प्रियदर्शी। कि अगर आपसे पूछ रहे थे वायु पुराणों में इसका क्या नाम है, तो वायु पुराणों में इसका नाम है, पुराणों में इसका नाम क्या दिया गया है, देवनम प्रिय, देवनम प्रियदर्शी। पुराणों में इसका नाम क्या दिया है, देवनम प्रिय, देवनम प्रियदर्शी। ये देखो, यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। जैसे ये इसकी स्क्रिप्ट है, इसमें लिखा हुआ है इसका नाम देवनम प्रिय। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चीजें। द प्रिंसेस, इसकी शादी किससे हुई, विदिशा नाम की एक प्रिंसेस से हुई। फिर इसके दो औलाद हुई, इसमें से एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, जिनमें एक का नाम, लड़के का नाम महेंद्र और लड़की का नाम क्या था, संगमित्रा, है ना। संगमित्रा लड़की का नाम था और लड़के का नाम महेंद्र था। आफ्टर द 7 ईयर, जैसे ही इसके रूल को 7 ईयर हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, कश्मीर और कोथन, है ना, इन दोनों को भी अपने एम्पायर में मिला लेता है। कश्मीर और कोथन ये बाकी रहते हैं, इन दोनों को अपने एम्पायर में मिला लेता है। और जैसे ही 8 ईयर होते हैं, नेक्स्ट 8 ईयर में फिर ये क्या करता है, कलिंग वॉर, जो कलिंग रह गया था मिलने में, तो उस कलिंग को भी ये क्या करता है, 261 बीसी के अंदर एक वॉर करता है, कलिंग वॉर। उस वॉर को जीत करके ये क्या करता है, कलिंग को भी मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड कर लेता है। यहाँ पर कम से कम ये वॉर इतनी ज़बरदस्त वॉर थी कि 1 लाख लोग मारे गए इसमें। कितने, 1 लाख लोग मारे गए, जो कि काफ़ी दर्दनाक था। इससे अशोक को भी काफ़ी तकलीफ पहुंची। फिर अशोक ने क्या करा, उसके बाद में ही, कलिंग वॉर के बाद में, कि वेपन्स वगैरह, वॉर वगैरह, लड़ना वड़ना सब बंद कर दिया। आदि गुम्फा रिकॉर्ड के अनुसार
कलिंग का राजा उस समय नंदराज था। कौन था? नंदराज ही उस समय कलिंग का राजा था। ये हमें किससे पता चलता है? अति गुम्फा रिकॉर्ड से पता चलता है कि कलिंग का राजा उस समय कौन था या रूलर कौन था? नंदराज था। ये वॉर इतनी जबरदस्त वॉर थी। कलिंग की वॉर ने अशोक को काफी टच किया और इसके बाद में उसने क्या सोचा कि अब वो दोबारा कभी वॉर नहीं करेगा और वेपन्स कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को मरता देख करके उसका दिल, उसका हार्ट चेंज हो चुका था। ये देखो, हम देख सकते हैं आतिम गुफा। ये है आतिम गुफा की पिक्चर जिसमें रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कलिंग के बारे में। और ये रहा कलिंग। अगर 8% हम कलिंग का मैप देखते हैं तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया इसमें मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल का, इनका झारखंड का, तो ये उड़ीसा मोस्टली इसमें आ रहा है। अब अशोक ने क्या करा, यहाँ पर कुछ चेंजेस भी, कुछ अच्छे वर्क भी करे। देखो अशोक ने क्या करा, जैसे ही उसके बाद में छोड़ा उसने कुछ अच्छे वर्क क्या करे वॉर के बाद में। रुमनदेही, एक रुमनदेही रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि ये रुमनदेही रिकॉर्ड है क्या। रुमनदेही का मतलब था यहाँ पर टैक्स की रेट को जब इसने कम कर दिया था, यानी 16 से 18 टैक्स की रेट जब इसने कर दी तो उसको ही रुमनदेही कहा गया। यानी टैक्स रेट को रिड्यूस करना, 162 से लेकर के 18 करना, यानी 16 से लेकर के 16 को 18 करना। इन माइनर रिकॉर्ड, हमें माइनर रिकॉर्ड से पता चलता है कि अशोक ने अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करा, बुद्ध शाक्य। माइनर रिकॉर्ड से हमें पता चलता है, अशोक की जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने आप को क्या कहलाया, बुद्ध शाक्य कहलवाना पसंद करवाया। अशोक ने कम से कम 40 ईयर्स तक रूल करा और इसकी डेथ कब हुई? 232 BC में इसकी डेथ हो गई। जैसा कि हम देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये एम्पायर था पूरा का पूरा। ये जो ग्रीन कलर के अंदर हमें दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का जो है एम्पायर है, ये किसके टाइम का एम्पायर था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का एम्पायर था। अब अशोक का एम्पायर कौन कौन सा था? अशोक ने क्या करा था, ये जो ऊपर के ये एरिया अशोक ने जीत लिए, इधर से ये और थोड़ा बढ़ा दिया अशोक ने, और इधर से एक कलिंग की वॉर को जीता था। और ये जो एरिया रह जाता है ना, ये एरिया, इस एरिया को कौन जीतता है? इस एरिया को, यहाँ पर ये जो साउथ रीजन्स के जो एरिया होते हैं ना, इस रीजन्स को जीतने वाला कौन होता है? इस रीजन को बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। तो ये आपको पता चलता है इसमें से कि कितने बड़ा एम्पायर इनका था। अब दम, अशोक ने क्या करा था कि लोगों में मोरल डेवलपमेंट के लिए कुछ रूल्स, कुछ आइडियल्स बना दिए थे, तो उन्हीं को क्या कहा गया है? धम कहा गया है। डेफिनेशन, हमें धम की जो डेफिनेशन मिलती है ना, वो अशोक के कौन से रॉक एडिक्ट से मिलती है? ध्यान रखना, एग्जाम में कभी पूछ ले जाए कि किस रॉक एडिक्ट से हमें अशोक के दम की डेफिनेशन मिलती है, तो एक तो 2 और एक 7, इन 2 रॉक एडिक्ट्स में हमें अशोक के दम की डेफिनेशन मिलती है। अब दम है क्या अकॉर्डिंग टू अशोक? अशोक के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी बुरे कार्य हैं, यानी जितने भी बुरे कार्य हैं उन सब से बचना, संसार की भलाई के लिए कार्य करना, दान देना, दया करना, ट्रुथ, सच्चाई और प्योरिटी के साथ में कोई सा भी वर्क करे वो सच्चाई और उसमें पूरी की पूरी प्योरिटी हो, यही वर्क क्या कहलाएंगे? धम कहलाएंगे। तो ये धम था अशोक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर धम के प्रिंसिपल भी हम देख सकते हैं कि धम के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सेंटली नेचर होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर वर्क होना चाहिए, सारी बुराइयों से बचना चाहिए, अच्छा बिहेव होना चाहिए,
चैरिटी यानी दान देना चाहिए, नॉन वायलेंस यानी किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना, अहिंसावादी होना मतलब लड़ाई झगड़े किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं करना, कंपेशन यानी मर्सीफुल यानी यहाँ पर दयावान यानी लोगों पर दया करना, बड़ों के और पेरेंट्स का कहा मानना, उनका आदर सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी खिदमत करना, रेस्पेक्ट फॉर वंस ऑफ गुरुस यानी गुरु को, जो भी हमारे जितने भी गुरु हैं उन सब की क्या करनी है, हमें रेस्पेक्ट करनी है। बीइंग चैरिटेबल, हमें चैरिटेबल होना है मतलब दान देना है, किसको, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, ब्राह्मण हो या कोई भी ज़रूरतमंद हो, हमें उन सबको क्या करना है, दान देना है, दान दे करके उनकी मदद करनी है। अब धम्म यात्रा, अशोक ने क्या करा यहाँ पर, धम्म यात्रा एक तरीके की रिलीजियस ट्रेवल था। ये पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम देखते थे कुछ राजा महाराजा जंगलों में जाते थे, फॉरेस्ट में जाते थे, तो और वो एनिमल को मारते थे वहाँ पर, मतलब हंटिंग करते थे। तो ये जो एनिमल को जो किल करते थे उसको क्या कहते थे, विहार यात्रा। उस विहार यात्रा को इसने चेंजेस कर दिया कि अब कोई विहार यात्रा नहीं होगी, इसने विहार यात्रा को धम्म यात्रा में चेंजेस कर दिया। क्या कर दिया, धम्म यात्रा में चेंजेस कर दिया कि अब जो भी जाएंगे राजा महाराजा जो भी जाएंगे ना, अब जितने भी जो भी किंग हैं वो सब के सब प्रिंसेस वगैरह वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यानी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बनाएंगे। ब्राह्मण, शमनास और नीडी पीपल्स, ये जितने भी लोग हैं इन सबको दान में क्या देंगे, गोल्ड देंगे, यानी बुद्धि पिलग्रिम्स बनाएंगे। पिलग्रिम्स का मतलब हो गया यहाँ पर जहाँ पूजा का स्थान होता है उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं, वो पिलग्रिम्स बनाएंगे। और जो जितने भी ब्राह्मण, श्रमनाश या नीडी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको चैरिटी में क्या, सोना दान में दिया जाएगा जिससे उनकी मदद हो सके। देखो ये धम्म यात्रा का, जिस तरीके से मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, धम्म यात्रा इस तरीके से निकाली गई, घोड़े पे बैठ करके सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर वगैरह या फिर जो भी अपॉइंटमेंट कर रखे थे अशोक ने, वो लोग जाते थे। अनुसंधान, अब अनुसंधान किसे कहा है, अनुसंधान 5 ईयर यानी 5 साल में एक बार, यानी 5 साल में एक बार धर्म को फैलाने के लिए एक जनरी थी, एक टूर होता था, एक जनरी होती थी। उस जनरी में क्या होता था, कौन कौन शामिल होते थे, स्टेट के एम्प्लॉय, प्रादेशिक, रज्जुकास और युक्तास। ये कौन होते हैं, प्रादेशिक के बारे में, रज्जुकास के बारे में, युक्तास के बारे में वैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जान लेते हैं उससे पहले भी कि प्रादेशिकस, रज्जुकास और युक्तास कौन होते हैं। प्रादेशिक यानी यहाँ पर हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और रज्जुकास होते हैं लैंड मेजरर, यानी एक तरीके से अगर हम कहें तो ये कलेक्टर वाले हो गए हैं, ये पटवारी वाले काम हो गए, और युक्तास हो गए हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जिनके पास में सरकारी फंड या राजस्व होता है उनको रेवेन्यू ऑफिसर, वो युक्तास में आते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, इनको जनवरी पर भेजा जाता था 5 ईयर में एक बार, उसको ही क्या, धर्म को फैलाने के लिए, यही क्या कहलाया, अनुसंधान कहलाया, इसको ही अनुसंधान कहा गया है। रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक, अब अशोक ने क्या करा कि जितने भी जो भी हिस्ट्री थी सब रॉक एडिक्ट्स पे लिखाई सभी। और इस फर्स्ट इंडियन रूलर, ये अशोक पहला फर्स्ट इंडियन रूलर था जिसने क्या करा था कि एक पूरी हिस्ट्री को कहाँ पर लिखवाया, रॉक पर लिखवाया, यानी चट्टानों वगैरह पर, इन पर रॉक्स पर लिखाया अपने एडिक्ट्स। और ये किससे इंस्पायर होकर के, ये एक ईरानी रूलर था जिसका नाम था दारा या डेरियस फर्स्ट, उससे इंस्पायर होकर के ही इसने क्या करा था कि जो हिस्ट्री है उन सबको एड्रेस कहाँ पर करा, रॉक पर। मोस्ट ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोक ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोक की जो मोस्टली स्क्रिप्ट होती थी वो किस में होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होती थी। द एडिक्ट्स फाउंड इन मानसेरा एंड शहबाजगढ़ी, यानी अगर हम शहबाजगढ़ी और मानसेरा की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों जगह एट प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर करोश्ती स्क्रिप्ट, यानी करोश्ती स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है।
देखो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये रहा, ये मनसेरा और ये शाहबाज गढ़ी, है ना। शाहबाज गढ़ी की अगर हम बात करें, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान के अंदर है। और ये जितने भी यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेजर रॉक एडिक्ट्स है। पिलर रॉक एडिक्ट्स कौन से, ये सिंबल पिलर रॉक एडिक्ट्स का है, ट्रायंगल वाला। और ये ब्लैंक, जो वाइट ब्लैंक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स किसका है, मेजर रॉक एडिक्ट्स का। और जो वाइट ब्लैक बॉक्स है, वाइट ब्लैंक बॉक्स है, वो किसका है, माइनर रॉक एडिक्ट्स का। तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि अशोक की कौन कौन सी स्क्रिप्ट है या एडिक्ट्स है जो लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पर है। इधर हम अशोक का एम्पायर भी देख सकते हैं कि ये जो मौर्यन एम्पायर था, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। मौर्यन एम्पायर पूरा यहाँ तक, इतना लंबा मौर्यन एम्पायर था, ये पूरा का पूरा फैला हुआ। यानी ये जो एक्सटेंड बताया गया है आपको, एक्सटेंड, ये पहले कौन सा था, अलेक्जेंडर का एम्पायर था, इसको भी जीत लिया था। और इसको भी जीत करके क्या करा गया था, मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब इधर से देखे तो ऊपर काबुल यानी अफगानिस्तान भी इधर हमारे अंडर में था, और इधर आठा यानी ईरान तक हम पहुंच चुके थे। इधर नीचे साउथ में हम आ चुके थे, कलिंगा तक, और इधर आसाम तक हम आ चुके थे। तो ये सारे के सारे एरिया किस में थे, मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड हो चुके थे। अब देखो अशोक ने जितने भी रॉक एडिक्ट्स लिखी है ना, उन सब को पढ़ने में अगर सबसे पहले अगर किसी को सफलता मिली है तो वो किसको मिली है, जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। जेम्स प्रिंसेप ही फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिसको अशोक की रॉक एडिक्ट्स को पढ़ने में सफलता मिली। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को कहाँ पर भेजा, श्रीलंका में। एक श्रीलंकन जो किंग था टिस्सा, उसकी सेरेमनी में भेजा था। और क्यों भेजा था, बौद्ध रिलीजियस को, यानी बुद्ध रिलीजियस को फैलाने के लिए। तो यहीं से बुद्धिज्म की श्रीलंका के अंदर शुरुआत हुई थी। फॉल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी के फॉल होने के क्या कारण थे, कि ऐसा क्या हुआ। अशोक की डेथ के बाद में क्या हुआ, कि कंटिन्यू रूल तो करते चले गए, उसके बाद में उसके सक्सेसर लेकिन डिक्लाइन पर थे, वो वीक थे, वो इतने एबल नहीं थे जितने ये तीनों एबल थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उतने एबल वो नहीं थे, इसलिए मौर्यन एम्पायर कहाँ चला गया, डिक्लाइन पर चला गया। नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर अंदर तो पूरा मौर्यन एम्पायर क्या हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। जो लास्ट रूलर था बृहदरथ को किसने मारा था, उसका जो मिनिस्टर था पुष्यमित्र, ब्राह्मण मिनिस्टर था एक पुष्यमित्र शुंग, उसने क्या करा, बृहदत्त को मार करके एक नई डायनेस्टी की स्थापना करी जिसको शुंग डायनेस्टी के नाम से जाना गया। अब आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। विच एशियन इंडियन किंग इश्यूड इंस्क्रिप्शन लाइक डेरियस फर्स्ट, यानी डेरियस फर्स्ट की तरह, यानी ईरान के जो किंग था उसकी तरह ही इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाए थे, तो वो था अशोक। तो ये आपको इसमें से आंसर भी सर्च करने हैं। इन द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन इंडियन रूलर वो लेफ्ट इज रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड इन स्टोन, ऐसा कौन सा इंडियन रूलर था जिसने अपने रिकॉर्ड्स को कहाँ पर, स्टोन्स पर लिखवाए। इन दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डिस्प्लेड बाय, यानी अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थी और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी, ये भी आपको देखना है। वो वाज द मैगस्थनीज कौन था ये आपको बताना है। और बाय विच नेम बिंदुसार को ग्रीक ऑथर के द्वारा किस नाम से जाना जाता था। तो इन सब के आंसर आपको क्या करना है, इसमें सर्च करने हैं, आपको देखना है। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसके आंसर भी आपको पता होंगे, और वही आंसर आप मुझे सारे के सारे कमेंटमेंट में लिख करके बताओगे कि इसके आंसर क्या है, जिससे मैं आपके आंसर को चेक कर सकूं कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो नेक्स्ट फिर हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।